हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, जो कि भारत में आतंकवाद के पीछे जिसका हाथ है, उसका एक प्रतिनिधि मंडल इस समय बांग्लादेश की यात्रा पर गया है और कई रिपोर्ट तो ये भी कह रही हैं कि आईएसआई का जो प्रमुख है वो भी इस डेलीगेशन, इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। आपके हिसाब से ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना चिंताजनक है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनमें दोस्ती हो रही है, और अब हमारे देश को क्या नीति अपनानी चाहिए ताकि ये जो नया खतरा उभर के आ रहा है इससे हम डील कर सकें? देखिए, पाकिस्तान की जो रोग एजेंसी है आईएसआई, वो तो भारत के खिलाफ हमेशा कई सेंचुरी से काम करती आई है और आज भी कर रही है। सॉरी, नॉट सेंचुरी, डिकेड्स काम करती आ रही है और आज भी कर रही ही है। और उसकी कारकर्दगी हम सभी जानते हैं भारत में। और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो बड़ी अफसोस की बात है। उस देश के लिए अच्छा नहीं है। उस देश की बर्बादी ही बर्बादी उसमें मुझे दिखती है। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने देश का जो हालत कर रखा है, वही हालत, वही फ्यूचर बांग्लादेश का दिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि वहाँ अमेरिका की डीप स्टेट ने रिजिम चेंज करके इलेजिटिमेट तरीके से एक डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट जो शेख हसीना की थी, उसको हटा के मोहम्मद यूनुस जैसे एक क्या कहूँ, कठपुतली को वहाँ खड़ा कर दिया और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देकर वो सोचते हैं कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं, अल्टीमेटली अपने देश का सत्यानाश कर रहे हैं। वहाँ जितना उनका बिजनेस एक्सपोर्ट से आता था, जो कपड़े के काम से, जूट का जो भी कपड़े के काम थे, जो फैब्रिक इंडस्ट्री थी, वो सारा अब भारत से होगा, क्योंकि वहाँ तो ना बिजली है, ना वहाँ नॉर्मल हालात है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना वहाँ, तो वहाँ उसका अल्टीमेट नतीजा बांग्लादेश की बर्बादी है। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं? क्या इसलिए कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, उनके मनोबल बढ़ रहा है, उनके हाथ मजबूत हुए हैं? और जो जानकार है उनका तो ये भी कहना है कि बांग्लादेश में ये सारे संगठन जो थे, ये कोलैबोरेटर्स थे 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ, और उस समय जो नरसंहार हुआ बांग्ला भाषियों का, वहाँ पर बांग्लादेशियों का, उसके पीछे कुछ बांग्लादेश के भी कुछ कट्टरपंथी संगठन उसमें शामिल थे। तो क्या ये वजह है? और अब हमें कैसे डील करना होगा इस समस्या से? देखो, इनको रजाकार बोलते थे। जिस तरह हमारे हैदराबाद के रजाकार है ना, उसी तरह के ये रजाकार थे, जो उस वक़्त की पाकिस्तान आर्मी 71 में और उनकी आईएसआई के साथ कोलैबोरेटर थे, जैसे आपने कहा। और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी से 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल करवाया और 10 लाख बांग्लादेशी औरतों का रेप करवाया पाकिस्तान आर्मी से। ये इंटरनेशनल फिगर है, मैं नहीं अपने से बोल रहा हूँ। तो बांग्लादेश क्या भूल चुका है ये सब लग, अन्याय? लगता है दैट इज व्हाट, जब एक देश बर्बादी की तरफ जाता है तो वो अपना पास्ट भूल जाता है ना। तो मुझे लगता है वहाँ के लोग ये भूल गए हैं। अनफॉर्चुनेटली साइलेंट मेजॉरिटी चुप बैठी है, और वहाँ इस वक्त इन लोगों का वहाँ करता धरता है। और यूनस तो एक पप्पट है अमेरिकन डीप स्टेट का, उनका अपना एक एजेंडा था। अनफॉर्चुनेटली वो ये करने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ अमेरिका में परसों ही प्रेसिडेंट का ओथ ले चुके हैं, और उन्होंने अनाउंस किया ओपनली कि मैं अमेरिकन डीप स्टेट जो रिजम चेंज कराती है और जिन्होंने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया, खासकर हिंदुओं पर, उसको मैं डिसमेंटल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, इस काबिल नहीं आप छोड़ूंगा। समझते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में इस समय, वो अपनी नीति में बदलाव लाएगा और बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाएगा कि वो कट्टरपंथ पर को बढ़ावा ना दे, और साथ ही में वहां पर जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है उसको भी बंद करे? क्या अमेरिका ये दबाव अब डालेगा? बिल्कुल डालेगा।
आई हैव नो डाउट। इस मोहम्मद यूसुफ ने डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दी हैं। यू थिंक ही इज गोइंग टू टॉलरेट दिस क्लाउन? वो इसको आप देखिए, बहुत जल्दी अमेरिका डीप स्टेट को पहले डिसमेंटल वो करेगा, आप वॉच करिए। और मैं सरप्राइज नहीं होगा एक दिन आप खबर सुनेंगे कि यूनस यहाँ से जहाज लेके ट्रीटमेंट करने के लिए यूरोप गए और भाग गए। लेकिन लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, क्या हम अमेरिका पर ही निर्भर रहेंगे कि अमेरिका क्या नीति रखेगा? क्या हमें अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए, एक नीति नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि ये जो नया खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी फ्रंट पर तो हमें पाकिस्तान से खतरा है ही, वहां से आतंकवाद हो रहा है, वहां से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूर्वी फ्रंट पर भी हमें जो है चुनौती अब देखने को मिले, क्योंकि आईएसआई का एक प्रतिनिधि मंडल गया है, और आईएसआई के लोग अगर वहां गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वहाँ एक षड्यंत्र रचा जा रहा होगा कि जो भारत के साथ जो सीमा है बांग्लादेश की, वहाँ पर घुसपैठिए भेजे जाएं, आतंकवाद को बढ़ावा किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें भी एक नीति बनानी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए कि ये जो खतरा है इससे निपटा जा सके? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। वो ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धरा रख के बैठा हुआ है। भारत की एजेंसीज अपनी भारत ने अपनी नीति बनाई हुई है, और ये डेफिनेटली सीरियस मैटर है। वहाँ आईएसआई तो कहवा पीने गई नहीं है, वो ऑब्वियसली वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स की जगह ढूंढ रही होगी। वहाँ कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, कहाँ से हथियार आएंगे समुद्री रास्ते से। अभी उनका जहाज बिना चेक किए अंदर आता है, पहले पाकिस्तान का जहाज अलाउड नहीं होता था। अब ये सारा भारत सब देख रहा है, ऐसा नहीं है। और भारत को खास दो चार कदम बहुत इंपॉर्टेंट उठाने हैं, और आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी बीइंग सीरियसली बीइंग थॉट। वो ये है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जहाँ जहाँ घुसपैठ की पॉसिबिलिटी है, और अभी उसको हमने फेंस या कवर नहीं किया है, तो उसको कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि ये दूसरा ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला है। और ये जो सारा इलू इलू चल रहा है ना आईएसआई और पाकिस्तान का, वहाँ ऑलरेडी यूनस ने यूनस सरकार ने वहाँ जो हिजबुल तहरीक, ये जो एक ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट है जिसके एलिमेंट बांग्लादेश में है, उसके चीफ को, जिसने बांग्लादेश में वो शुरुआत की, उसको होम सेक्रेटरी बनाया। तो आप दिखा दो, मतलब चोर को थानेदार बना दिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे वो वहाँ कितने टेररिस्ट पैदा करेगा? तो पहले भी बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट के लिए टेररिस्ट तैयार किए जाते थे, लेफ्ट विंग को मदद दी जाती थी। मुझे लगता है ये चीज़ें रिवाइव होने की कोशिश की जाएगी, और इंडिया में बम ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक्स, और इसके लिए हमें बहुत जल्दी अपने बॉर्डर को भी मजबूत करना पड़ेगा। और जो जो कदम हमें इसमें उठाने हैं वो उठाने बहुत ज़रूरी हैं। और आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बैठी है स्लीप, दे आर ऑल वर्किंग ऑन दिस। वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग वेरी फास्ट। उस कंटेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि यूएसए में रिजम चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट यहाँ बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पे है, ये इस पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी टूटने के कगार में है, उस पे असर पड़ेगा। और चाइना जो इकोनॉमिकली नीचे गिर रहा है, उस पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की आपने पॉलिसी देख ली, टैरिफ 60% तक लगाने की वो बात कर रहे हैं। जब उसका एक्सपोर्ट सारा डिपेंडेंट था, जो जितनी उनकी इकोनॉमी थी चाइना की, उस एक्सपोर्ट्स पे थी। अगर वही अमेरिका इतना मुश्किल कर देगा, तो चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी नीचे गिर रही है और गिर जाएगी, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम आगे है। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब से बांग्लादेश बना है 1971 के युद्ध के बाद, अ, बहुत ही कम ऐसे अवसर होंगे जब पाकिस्तान से कोई हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई हैं, खासतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, खुफिया एजेंसीज की। हाँ, पिछली जो शेख हसीना सरकार है उसने तो दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कहा था कि आपको माफी मांगनी होगी 1971 के जेनोसाइड के लिए। और अब
उन्हीं के साथ बांग्लादेश हाथ मिला रहा है, उन्हीं के साथ दोस्ती बढ़ रही है। और न केवल ये आईएसआई का डेलीगेशन जो अभी ढाका गया है, इससे पहले अभी कुछ ही समय पहले बांग्लादेशी सेना के जो सेकंड इन कमांड है वो इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और बाकी अधिकारियों से मिले थे। और पिछले महीने ही मोहम्मद यूनिस जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से काहिरा में मिले थे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये तो एक तरह का अलायंस, ये गठबंधन बन रहा है इस रीजन में। और हमें तो इसके लिए काफ़ी चिंता होनी चाहिए, जैसे कि आपने भी कहा कि हमें काफ़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बताइए कि नीति क्या बने, क्योंकि बांग्लादेश में जो बदलाव हुए हैं अभी पिछले कुछ समय में, ये अचानक तो नहीं हुए, काफ़ी समय से ये हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी खुफिया एजेंसियों की भी कुछ विफलता है कि समय पर हम भांप नहीं पाए कि बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये चिंता का विषय ज़रूर है। पाकिस्तान बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बनने के राह पर है, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी का आपस में ईलू ईलू हो रहा है, और दोनों सरकारों के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, ये कोई इंडिया के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भारत सरकार इस पर काफ़ी क्लोज नज़र रखे हुए है। कोई रणनीति बन रही होगी। रणनीति बन रही होगी। बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं कही जा सकती, और भारत इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। और इसके क्या असरात होंगे, उनको कैसे चेक करना है, और इंटरनेशनली और नेशनली इसको कैसे काउंटर करना है, वो किया जा रहा है, और आप इसका असर आने वाले दिनों में ज़रूर देखोगे। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है, जो शतरंज, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के मंच पर चीन की क्या भूमिका देखते हैं आप इस मसले में? क्या आपको लगता है कि चीन भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए और त्रिकोण बन जाए, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है? देखो, चीन जनरली पाकिस्तान को इन इन मामलों में काफ़ी बैकअप करता है, और भारत के खिलाफ काम करता है। ऑल वेदर एलाई कहते हैं वो एक दूसरे को। आल वादलाई, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन, मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल होना चाहिए, क्योंकि चीन की जो इस वक्त हालत है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्लियर एंटी चाइना पॉलिसी वहाँ डिवाइस की जा रही है। वो जो आप अमेरिकन चैनल सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ट्रम्प साहब ने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण में भी आमंत्रण दिया था। जी जी, वो बिल्कुल आए नहीं, उन्होंने। बिल्कुल आमंत्रण दिया, लेकिन आप उनकी अनाउंसमेंट सुनिए ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखिए। तो वो चाइना से वो जो एक्सपोर्ट्स पर असर होने वाला है, जो जिस पर वो चाइना की इकोनॉमी बिल्ट थी, ऑलरेडी इकोनॉमिक चाइना की इतनी लो जा रही है, ऊपर से ये होगा तो चाइना के लिए अच्छे दिन नहीं है। और इसका असर उनकी जो चाइना आंखें दिखा रहा था पूरी दुनिया को, उस पर पड़ेगा। और अल्टीमेटली मुझे लगता है भारत के जो दुश्मन हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना, उनके अच्छे दिन नहीं हैं आगे। और बांग्लादेश के मेरी लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप किस राह पर चल रहे हैं, जिससे आपका देश बर्बाद हो जाएगा। जिनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, आज आप उनको अपना मेहमान बना के बुला रहे हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इसमें स्वाय बर्बादी की आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन डॉक्टर एसपी वैद, आप मानते हैं ना कि कोताही कोई बरतनी नहीं चाहिए, खासतौर पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्योंकि अभी इस समय जो है स्थिति काफ़ी नाजुक है। जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें घनिष्ठता बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि हमें इसको बड़ी गंभीरता से लेना होगा और चौकसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? रणनीति भी काफ़ी जो है सुदृढ़ होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत रणनीति बननी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है, रणनीति तो बन रही है। लेकिन मैं भारत सरकार से ये ज़रूर अपील करूंगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन शपथ लेने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले, जो वो करना चाहते थे, और उन्होंने अनाउंस जो किया वो कर दिया। यहाँ पर भी तो काफी भारी संख्या में जो है बांग्लादेशी अवैध तौर पर रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। भारत को अगर अमेरिका निकाल सकता है 1 करोड़ से ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, भारत में तो 5-6 करोड़ एक एस्टिमेट के मुताबिक बांग्लादेशी हैं, और
40-50 हज़ार रोहिंग्याज हैं, वो भी तो सारे इलीगली एंटर किए हैं। उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके सबको प्रोसेस स्टार्ट करके ऑन इमरजेंसी बेसिस सबको धकेलना चाहिए। एंड डोंट केयर फॉर यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी में कौन है? अमेरिका, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री। और आप वो यूएनएचआरसी अमेरिका को नहीं रोक सकता तो हमें कैसे रोकेगा? मैं समझता हूँ भारत सरकार को इमीडिएटली इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो रिसोर्सेज हैं भारत के, इन पर भारत के लोगों और उनके बच्चों, आने वाली जनरेशन का हक है, नॉट कि बांग्लादेशी। और इनको सबको हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिशन मोड पे, एक वॉर फुटिंग पे इमरजेंसी लगा के सबको आइडेंटिफाई करके इनको पुश बैक करना चाहिए। एंड लेट द वर्ल्ड गो टू हेल। इंडिया शुड टेक इमीडिएट मेजर्स। और इस तरह के जो फैसले भारत सरकार को लेने हैं, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, जिन चीज़ों पर आपको लगता है कि एक बेसिक हक कोर्ट को अप्रोच करने का हर सिटीजन का है, अगर आपको लगता है कि आप कन्विंस्ड हो कि ये गलत हुआ है एक 80% पॉपुलेशन के साथ इस कंट्री में, क्या कि उनको अपने रिक्लेम करने का भी कोर्ट में जाने का हक नहीं है? आप कैसे इस तरह के लॉ बना सकते हैं? और उन लॉज को चेंज करने के लिए भारत सरकार को इमीडिएटली कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर एसपी वैद, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अभी जो निकटता आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, काफ़ी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। लेकिन उन्होंने ये विश्वास जताया कि सरकार कोई ना कोई रणनीति बना रही होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है हमारे पूर्वी फ्रंट पर। साथ ही में इन्होंने कहा कि इनको काफ़ी आशा है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार आई है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो अमेरिका की नीति में भी बदलाव लाएंगे और जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसको भी वो खत्म करेंगे। और जो बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, खासतौर पर हिंदू समुदाय के साथ, उसको रोकने का भी वो प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को एक मजबूत नीति बनानी होगी और जो अवैध तौर पर यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं या दूसरे देशों के लोग यहाँ पर अवैध तौर पर रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और यहाँ से डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।